नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मुगल कालीन प्रशासन तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। वो आगामी जितने भी आयोग के परीक्षा हैं उसमें समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न कोश पर। ठीक है, यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। उससे पहले आप लोगों को एक कार्य करना है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। युद्ध दृश्य भी सत्य है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी सत्य है, और दरबारी चित्रण भी सही है। ठीक है, ये चित्रकला की बात हो रहा है। तो मुगल कालीन चित्रकला में ये सारे कार्य दिखाए जाते थे। युद्ध दृश्य भी होता था, दरबारी चित्रण भी होता था। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया है। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। ठीक है, व्याख्या है कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान के निर्वासन के काल में उसने मीर सैयद अली और अब्बुद समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। किसकी? मीर सैयद अली और अब्बुद समद। ठीक है, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। व्याख्या है कि हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, यानी यहाँ पे है कि एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स राइन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था। किसने बनवाया था? ये बनवाया था हुमायूं ने। ठीक है, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। क्या माना है? अकबर माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी को मानेंगे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आंसर हो जाएगा काली घाट पर। ठीक है, बाकी सभी पे मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव पड़ा है, पहाड़ी पे भी, कांगड़ा पे भी और राजस्थानी पे भी। व्याख्या है, मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थान एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, परंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं है। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ही ग्रहण किए हैं। पांचवा प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा अब्बुद समद द्वारा। ठीक है, बीपीएससी का प्रश्न है। बीपीएससी 67वीं के फिर से एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे में यह प्रश्न और यह चैप्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको ये सीरीज पूरी देखनी चाहिए। व्याख्या देखते हैं कि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। दास्तान ए अमीर हमजा है, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्बुद समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। ठीक है, अमीर हमजा कौन थे? मोहम्मद साहब के चाचा थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। छठा प्रश्न है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किस मुगल सम्राट के? तो आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, ये 60वीं से 62वीं बीपीएससी का प्रश्न है। व्याख्या है, दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ इधर। ठीक है, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। इनमें हैं दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमरन, तारा, सांवल और हरिवंश एवं राय आदि। ठीक है,
7वां प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो आंसर हो जाएगा अकबर। ये फिर से बीपीएससी का प्रश्न है, सोच लो आप लोग कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बीपीएससी में बार बार इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बीपीएससी का री एग्जाम फिर से कंडक्ट होने वाला है 67वीं का, तो आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के जाना ही चाहिए। व्याख्या देखते हैं कि अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की। कितनी, कौन कौन सी? व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ठीक है, ये 2 विशेषताएं यूरोपीय चित्रकारी से मुगलों ने ग्रहण की थी। व्याख्या है आगे है कि चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा और अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अबुल हसन और अकारिजा। ठीक है, अबुल समद कब था? अकबर के समय में था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी 2 एवं 3। ये नहीं होगा, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं, इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी अबुल हसन एवं अकारिजा जहांगीरी चित्रकार थे। व्याख्या देखते हैं हम लोग। अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अबू समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अबू समद हुमायूं के समय का था। ऊपर शायद मैंने अकबर का नाम लिया है तो वो गलत था, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मीर सैयद अली और अबू समद हुमायूं के समय के चित्रकार थे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न हो जाएगा कि आगे है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। ये सभी को पता होगा। व्याख्या है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 10वां प्रश्न है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो आंसर हो जाएगा चित्रकला। 11वां प्रश्न है इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। IAS-प्री 2019 का प्रश्न है। व्याख्या है कि हुमायूं के समय में ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों यानी पांडुलिपियों तथा तूतीनामा, हमजानामा, रज़्मनामा, अनवर-ए-सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों, जयमितियों, दरबार और शिकार, आगे देखते हैं, और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि के अनेक व्यक्तिक रूप चित्र बनवाए तथा अनेक चित्रधारों यानी एल्बम का निर्माण करवाया। 12वां प्रश्न है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा चित्रकला। ये यूपीपी से 1994 का प्रश्न है। ठीक है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इसमें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड की टेहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना ध्यान से। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो ये बार बार प्रश्न पूछता है, आंसर हो जाएगा वीणा। ठीक है, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। ये भी अपने आप में अजूबा फैक्ट है कि जिस पर रोक लगाया जाता है
उसी को बढ़ावा मिलता है या फिर लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं। तो क्या है यहाँ पे कि उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, यानी खुद तो दूसरों पर ये प्रतिबंध लगा दे रहा है, लेकिन जब बात खुद की आ रही है तो खुद वो काम कर रहा है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है 15वां। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है, कौन सा राग है भाई? तो ये आंसर हो जाएगा तोड़ी। IAS प्री 2000 का प्रश्न ही है। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। आगे है 16वां प्रश्न। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। 17वां प्रश्न है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, कौन कौन सम्मिलित थे भाई? तो आंसर हो जाएगा तानसेन और हरिदास। ठीक है, तानसेन और हरिदास। व्याख्या है, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। 18वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ठीक है, ये देखिए 1999 में पूछा है, फिर 91 और 2010 में बार बार पूछा है। UPPCS और MPPCS में रिपीट किया है। तो अभी ये दोनों एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, तो ये आप सभी को पढ़ के जाना ही चाहिए। और जो भी आपके फ्रेंड लोग दे रहे हैं एग्जाम UPPCS या MPPCS के, आपको उनके साथ ये शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या कि तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के दरबार में था। ठीक है, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। ठीक है, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अबुल फजल के अनुसार उसके समान भारतवर्ष में उससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ। उसने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, 19वां प्रश्न, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो अभी हमने पढ़ा था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित। अगला टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, मुगल कालीन साहित्य पे। तो इधर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लेडेन और रस्किन ने। ठीक है, तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया था। फारसी में किसने अनुवाद किया था? पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। ठीक है, आगे गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी भाई? तो ये बाबर की पुत्री थी, यानी हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। तीसरा प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन। सॉरी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ये 42वीं BPSC, UPPCS 2004, उत्तराखंड PCS 2010 और UPPCS मेंस 2002 में पूछा गया है। ठीक है,
ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसे रिपीट मोड पे देख के जाना चाहिए जिससे कि प्रश्न आप लोगों को याद रहे। पांचवा प्रश्न है हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों भाई, तो गुलबदन बेगम ने की थी। छठा प्रश्न है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा-ए बेगम कहलाता था, कौन था, तो ये था दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा-ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा महामंगा। ठीक है, व्याख्या है महामंगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी जिसे मदरसा-ए बेगम भी कहा जाता था। सातवां प्रश्न है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर हो जाएगा महामंगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। मैं फिर से पढ़ देती हूँ प्रश्न को। निम्नलिखित में किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो आंसर हो जाएगा ताजुल माली ने। ठीक है, ताजुल माली। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं पहले हम लोग कि संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी, ठीक है, ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरी अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। यहाँ मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि एक तो ऐसे ही इनका नाम बहुत बड़ा है, तो आप लोग क्लियरली इसको देख लीजिए। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी का ही अन्य नाम क्या था, ताजुल माली, जो त्रुटिवश लिखा गया है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 है और यहाँ सूची 2 है। तो हसन निज़ामी, इसमें क्या हो जाएगा, ताजुल मासिर, ए का 4। ठीक है, ख्वांद मीर, ये हो जाएगा हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिन आलमगीरनामा, और भीमसेन नुस्खा-ए दिलकुशा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हसन निज़ामी ताजुल मासिर, ख्वांद मीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिन आलमगीरनामा और भीमसेन नुस्खा-ए दिलकुशा। ख्वांद मीर ने कानून-ए हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी थी जिसे हुमायूंनामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है प्रश्नों में कि हुमायूंनामा किस पुस्तक का अन्य नाम है, तो आंसर हो जाएगा कानून-ए हुमायूनी। ठीक है, और किसने लिखा है, तो ख्वांद मीर ने लिखा है, इस पुस्तक को याद रखना है। अब आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आलमगीरनामा ये किससे संबंधित है, अभी हमने पढ़ा, मोहम्मद काजिम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ए का 2 किस में है भाई, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, एक ही ऑप्शन में है ए का 2, तो आंसर ये हो जाएगा। फिर है तबकाते अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद। ठीक है, चहार चमन लिखा है चंद्रभान ब्रह्मान ने, और इकबाल नामा जहांगीरी ये लिखा है मुअद्दतम खान ने। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, यहाँ पे वही सुमेलित कर दिया है। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा है, तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है, चहार चमन चंद्रभान ब्रह्मान ने लिखा है, और इकबाल नामा जहांगीरी मुअद्दतम खान ने लिखा है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तबकाते अकबरी किसने लिखी है, 11वां प्रश्न है, तबकाते अकबरी किसने लिखी है, तो आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद ने। ये उत्तराखंड PCS 2016 का प्रश्न है। व्याख्या है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए अकबरी की रचना की जिसे तारीख-ए-निज़ामी भी कहते हैं। तो हो सकता है अन्य नाम भी पूछ ले, तो आप लोग को याद रखना चाहिए तबकात-ए अकबरी का अन्य नाम तारीख-ए-निज़ामी है। ठीक है, 12वां प्रश्न है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो आंसर हो जाएगा अब्दुर रहीम खान खाना। व्याख्या देखते हैं कि अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति एवं संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। ठीक है, फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुर रहीम खान खाना इन सब में मुखर स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। ठीक है, रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। ठीक है, 13वां प्रश्न है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो ये शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। IAS प्री 2006 का प्रश्न है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी
शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में शाहजहांकालीन इतिहास का वर्णन किया है। शाहजहां के दरबार में वह एक यात्री के रूप में आए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इनायत खां। शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक इनायत खां है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो पहला ही मात्र सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन ए, बाबर ने लिखा है तुजू के बावरी। उक्त विकल्पों में विकल्प ए सही सुमेलित है। तुजू के बावरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है जो तुर्की भाषा एवं मुबैयान शैली में लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने और तारीखे शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखी है। तारीखे शेरशाही किसने लिखी है? अब्बास खां सरवानी ने। जबकि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है जो फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर पुस्तक है और इधर लेखक है। ठीक है, तो तबकाते नासरी मिनहाज सिराज जसजानी ये सही है। तारीख ए फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफ ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ये भी सुमेलित है। व्याख्या, तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था जबकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखा है। बाकी सभी सुमेलित हैं। 17वां प्रश्न है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? ये अनुवाद है पंचतंत्र का। व्याख्या देखते हैं। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नाम से किया गया है। गजनवी काल में नसरुल्लाह मुंशी सारिजी ने कलीला व दिमना बहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कस्फी ने अनवर ए सुहेली के नाम से अकबर के काल में, और अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। ठीक है, तो ये देखते हैं कि फिर से हम लोग व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स मैच हो रहा है, मिक्स भी हो जा रहा है, मैच भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। पहले है गजनवी काल में, किसके द्वारा? गजनवी के काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने किस नाम से किया है? कलीला व दिमनाह बेहराम शाही के नाम से किया है। ठीक है, ये फैक्ट तो यहाँ तक हो गया। गजनवी के काल में किसने किया है? नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने। सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कस्फी ने अनवर ए सुहेली के नाम से, तथा अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को वीडियो पॉज करके नोट कर लेना चाहिए क्योंकि पंचतंत्र से संबंधित फैक्ट पूछा जाता है। 18वां प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कब, कितने वर्षों में? तो आंसर हो जाएगा 7 वर्षों में। व्याख्या है, अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 वर्ष से भी अधिक था, यानी 12 या 13 वर्ष बताया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। लो भाई, चलो 19वां प्रश्न है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। ठीक है, मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। फिर मुगलों की अदालत में भाषा कौन सी थी? तो ये हो जाएगा फारसी। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा। 21वां प्रश्न है, मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी की किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा साकी मुस्तैद खां। मासीर ए आलमगीरी किसकी रचना है? साकिर मुस्तैद खां। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी की रचना साकी मुस्तैद खां ने ही की है। फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है एक अलग सा, कि एक तो मासीर ए आलमगीर की रचना किसने की है? तो साकी मुस्तैद खां। और पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है मासीर ए आलमगीर से? तो ये औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 22वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो भीमसेन कायस्थ ये हो जाएगा तारीख है दिलकुशा, अभी ऊपर हमने पढ़ा था। चंद्रभान ब्राह्मण ये हो जाएगा चहार चमन। ईश्वरदास नागर हो जाएंगे फुतुहात आलमगिरी। फिर सुजान राय भंडारी ये खुलासत उत तवारीख। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं सही सुमेलन। भीमसेन कायस्थ तारीख ए दिलकुशा, चंद्रभान ब्रह्मान
चंद्रभान ब्रह्मान, चहार चमन, ईश्वर दास नागर फुतुहात आलमगिरी, सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारीख। ठीक है, नस्तालिक क्या है? तो ये एक प्रकार की फारसी की लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ये IAS प्री 1996 का प्रश्न है, ये सीधा सीधा NCERT से उठाया गया है। ठीक है, नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। 24वां प्रश्न है, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राजा सामंत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह 17वीं से 18वीं शताब्दी के वैष्णव उपनाम नागरीदास राधा का सेवक, इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे और किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मुगल कालीन विविध से संबंधित प्रश्नों पे। ठीक है, इसमें हमारा मुगल कालीन साहित्य और मुगल कालीन संस्कृत एवं चित्रकला से संबंधित अभी तक प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम लोग मुगल काल के विविध प्रश्नों पे चलते हैं। तो इधर कुछ फैक्ट दिया हुआ है, हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, व्याख्या इसमें पहले प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, सर टॉमस रो, ये सही सुमेलित नहीं है। ये IAS प्री 1999 का प्रश्न है। व्याख्या है कि सर टॉमस रो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था, वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। से सही विकल्प सही सुमेलित है, यानी जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के समय ट्रेवरनियर आया था और औरंगजेब के समय मनुची था। ये सभी सही हैं, ये गलत है। टॉमस रो किसके समय आया था? जहांगीर के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो आंसर हो जाएगा जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। ये IAS 2018 का प्रश्न है। व्याख्या है कि जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर ने, जो कि 1605 से 1689 ईस्वी तक था, 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह जौहरी था किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसी यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पूर्व दिशा की ओर उसने 7 यात्राएं की, जिनमें से 6 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए थी। ट्रेवरनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खदानों, जवाहरात एवं मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किए हैं। तीसरा प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। ठीक है, व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या है कि विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, अभी हमने देखा था हॉकिंस का हो जाएगा 1608 से 1611 ईस्वी, टॉमस रो का हो जाएगा यहाँ पे 1615 से 1619 और मनुची का हो जाएगा 1585 से 1586। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, एक मिनट इसको मैं क्लियर करती हूँ पहले। यहाँ पे हो जाएगा हॉकिंस का हो जाएगा 1608 से 1611, टॉमस रो का होगा 1615 से 1619 और मनुची का है यहाँ पे शासनकाल 1653 से 1708। ये मनुची औरंगजेब के शासनकाल में आया था। ठीक है, और रॉल्फ फिंच का हो जाएगा 1585 से 1586। ठीक है, 1585 से 1586। देखते हैं यहाँ पे कि भारत आने वाले यात्रियों और उनकी यात्रा अवधि का सही सुमेलन इस प्रकार है। हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी, टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708 और रॉल्फ फिंच 1585 से 1586। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से सुनिए। तो इसमें हो जाएगा पहले जहांगीर है, उसके बाद मोहम्मद शाह,
और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय। ये 3-2-1-4 का सीक्वेंस होगा यहाँ पे, और ये यूपीपीसीएस 2001-2003 में पूछा हुआ है। व्याख्या है, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक तथा मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था, जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 यानी 14 जनवरी 1761 में अफगान दल के नेता था, और बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढना है। तो इसका आंसर होगा, पहले चंगेज़ खां आया, उसके बाद तैमूर आया, उसके पश्चात आया नादिर शाह, और सबसे अंत में आया अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे चंगेज़ खान, तैमूर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली। चंगेज़ खान का आक्रमण इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी के समय, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय, और नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय, और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1748 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है, आगे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है पहला कथन, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, पानीपत का प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ? ठीक है, कब हुआ कम से कम ये तो लिख ही दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो ये तो सही हो गया पहला वाला कथन अपना। दूसरा कथन है, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, ये भी गलत है। और चौथा कथन है, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं व्याख्या पे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपयुक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। अतः शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ तथा जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था। ठीक है, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई, बी का 2 ये 1526। तो ये बी का 2 किस में है भाई? तो सी में है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब हुआ? 1739 में हुआ। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई? 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं हम लोग। 1739 ईस्वी में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना तथा ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई। ये 21 अप्रैल का डेट भी याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में ये डेट भी पूछा जाता है एग्जैक्ट। फिर इसमें है कि जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। हेमू एवं अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई, जिसमें हेमू पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई, जिसमें मराठे पूरी तरह पराजित हुए। 9वां प्रश्न है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हेमू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। ठीक है, तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी बाजार में सोरा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। 10वां प्रश्न है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज के लिए। ठीक है, पृथ्वीराज। यहाँ पे व्याख्या है, B.N. लुनिया पुस्तक पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी कहा गया है। 11वां प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था भाई? तो ये हो जाएगा, उससे पहले तराइन का दूसरा युद्ध 1192, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो ए का 3 किस में है भाई?
ए का 3 यहाँ पे है और बी का 1 इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे ये लगाने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सी हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 12वां, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें हो जाएगा अकबर। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं। खुसरो का युद्ध, खुसरो का युद्ध कब होगा, किससे होगा रिलेटेड, जहांगीर से। और खानवा का युद्ध बाबर से रिलेटेड होगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि खानवा का युद्ध बाबर के साथ किसने लड़ा था। ठीक है, चलिए बताने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे व्याख्या में दे दिया गया है। व्याख्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह जहांगीर, और फिर अगला है खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक है, 13वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1556 किस लिए प्रसिद्ध है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1600 का हो जाएगा 4, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। ठीक है, और 1556 में हो जाएगा अकबर का राज्यरोहण, और उसके बाद 1680 में होगा शिवाजी का देहांत, और 1739 में हो जाएगा नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा करना। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और अकबर का राज्यरोहण 1556 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 14वां प्रश्न है, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनना है। तो इसमें हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध इसमें हो जाएगा 1576 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा 1192 ईस्वी, और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। ठीक है, व्याख्या है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। मराठों की इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से सुमेलित है। तो इसमें हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। व्याख्या देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के मध्य हुआ। खजवा का युद्ध जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह सूजा के मध्य हुआ। अतः इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा, अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नानुसार मुगल एवं मराठाकालीन युद्ध का तात्पर्य मुगलों एवं मराठों के मध्य युद्ध से न होकर समय से है। ठीक है, आप लोग ये नहीं सोचना है कि कब से मराठा हो गया महाराणा प्रताप राजपूत शासक थे, वहाँ पे पूछ रहा है मुगल एवं मराठाकालीन समय का उल्लेख हो रहा है। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विकल्प देखते हैं हम लोग यहाँ पे, व्याख्या खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ। चौथा प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकों के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिकों पराजित हुआ था। उसके बाद आता है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा पहले दूसरा हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके पश्चात कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। ठीक है,
तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बाबर खानवा का युद्ध, ये सही है। और हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। अकबर हल्दी घाटी, ये भी सही है। जहांगीर बल्ख के युद्ध से नहीं संबंधित है, तो बाकी सारे सही हैं। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में 1646 से 1647 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। अन्य तीनों युग्म सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अता अली खां किसका नाम था? तो ये नाम था, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ है कि तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के पश्चात उनका नाम अता अली खां रखा गया। तो अता अली खां किनका नाम था? तानसेन का, तानसेन का। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ ये सब। अता अली खां तानसेन का नाम था। 20वां प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इक्ता, जागीर, अमरम, मुकासा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्ता हो जाएगा दिल्ली के सुल्तान, जागीर हो जाएगा मुगल, अमरम हो जाएगा विजयनगर और मुकासा हो जाएगा मराठे। दिल्ली सल्तनत काल में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश के राज्यरोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हुई। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। विजयनगर में नायकों के राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुकासा कहते थे। ठीक है, याद रखना है, मुकासा। 21वां प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये हो जाएगा सूरत। IAS प्री 2001 का प्रश्न है, हो सकता है यूपीएससी इस बार फिर से रिपीट कर दे क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। व्याख्या है, मुगल काल में गुजरात से सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, 22वां प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया कहाँ से? पारसी से, यहूदी से, या फिर अगला देखते हैं, मंगोलों से या तुर्कों से? तो आंसर हो जाएगा पारसियों से। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। व्याख्या है कि नवरोज का त्यौहार ईरान फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्यौहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे नवरोज ए जलाली की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? नवरोज ए जलाली की। 23वां प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित था? तो ये हो जाएगा आंसर लखनऊ। ठीक है, मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसे में हदीस परंपराओं तथा तफसीर टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक यानी न्याय के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। ठीक है, तो आज के बाद आपको कोई भी कहे कि बड़े काबिल बन रहे हो भाई तुम बड़े काबिल बन रहे हो, जो मिलने नहीं आ रहा तो बोलना हाँ भाई मैं हो गया हूँ साहित्य का विशेषज्ञ, तो बोल लो तुम मुझे काबिल। तो ये गर्व की बात है कि कोई आपको काबिल बोल रहा है, न कि खींचने की बात है। ठीक है, तो बोलना कि हाँ भाई मैं काबिल हो गया हूँ, अब आलिम भी बन जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आलिम और काबिल तो आप लोगों ने देख लिया। अब आप एक बात मुझे सर्च करके बताओ, फाजिल की उपाधि किसको दी जाती थी? फाजिल की उपाधि किसे दी जाती थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और जो भी सही उत्तर देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा और उनका कमेंट भी पिन किया जाएगा ताकि और लोग भी आसानी से उसे जान सके। ठीक है, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, उसके पश्चात ताराबाई और फिर अहिल्याबाई। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या है, पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? खुलदाबाद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, इत्मादुल्ला का मकबरा, या फिर आगे है
आगे है आगरा औरंगजेब का मकबरा या दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है। वहाँ पे गंदगी बहुत है और क्षरण हो रहा है, जितने भी वहाँ पे हैं बने हुए मोनूमेंट्स वगैरह जो है उसका क्षरण हो रहा है। वैसे सरकार की गलती नहीं है इसमें, लोग ही वहाँ पे इतनी गंदगी फैलाते हैं, लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर भाई ये हमारा धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी आप इस तरह से बेइज्जती कर रहे हो, बेकदरी कर रहे हो, ये तो गलत बात है। चलिए आगे देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में तथा औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। इस प्रकार विकल्प डी का युग्म सुमेलित है। 26वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो ये गलत है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो ये भी गलत है। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। व्याख्या देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाले बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, नहीं भाई, निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, सजाने के लिए संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572 से 73 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, परंतु सलीम चिश्ती के खानका में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण आसफ-उद-दौला ने कराया था। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की अपनी आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या गर्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा, जो इमाम बाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है, के निर्माण में चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रूमी दरवाजे के निर्माण में क्या हुआ है, चूना प्लास्टर ढलाई तथा लखोरी ईंट का प्रयोग हुआ है। अतः इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रही हूँ, आप लोग इसे फिर से पढ़ लेंगे। वीडियो पॉज करके रिपीट मोड पे इसको पढ़ना है, या फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को दिख रहे हैं उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, ये सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, सही है। जहांगीरी महल बुरहानपुर, और अगला है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी या बीबी का मकबरा औरंगाबाद। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी सुमेलित नहीं है। ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ये भी सही है, और औरंगाबाद बीबी का मकबरा ये भी सही है। व्याख्या देखते हैं। जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार की महिलाओं तथा अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसी महल से ली गई है, और शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कुटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अटाला मस्जिद जौनपुर, दूसरा है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, तीसरा हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग व्याख्या। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी ने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण सासाराम में करवाया था। यदि कोई सासाराम से हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, और फिर लिख दें कि यस आई एम फ्रॉम सासाराम। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी के मध्य मकबरे के निर्माण में कराया था। इस प्रकार इन स्मारकों का सही कालानुक्रम बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29वां प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें हो जाएगा A-1 बाबर जामा मस्जिद, हुमायूं, दीनपना, अकबर जहांगीरी महल, और जहांगीर इत्माद-उद-दौला का मकबरा। ए हो जाएगा। ठीक है, ए सारे सही सुमेलित हैं। आगे चलते हैं हम लोग।
ये सभी सही सुमेलित है, वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है निम्न इमारत तथा शासकों को सही सुमेलित कीजिए। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, ठीक है। ए का एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है अभी, ये डी बता रहा है। ए में तो कुतुब मीनार है, यहाँ पे सीधे हम लोग चलते हैं। कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, गोल गुम्बद, मोहम्मद आदिल शाह, गोल गुम्बद, मोहम्मद आदिल शाह। बी का 1, तो बी का 1 कौन सा है? अच्छा हाँ, यहाँ पे डी है। ए बी सी डी 5 ऑप्शन है ना, मुझे ही 5 ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कुतुब मीनार हो जाएगा इल्तुतमिश, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, और बुलंद दरवाज़ा ये हो जाएगा सी का 4 अकबर, मोती मस्जिद औरंगजेब, ठीक है। कभी कभी चश्मा भी काम नहीं करता। चलिए मजाक करी थी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध अभी हमने पढ़ा था, कब हुआ था आप लोग डेट बताइए। वैसे लिखा हुआ है आगे, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। व्याख्या है कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1540 एवं तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, और मोती मस्जिद दिल्ली और औरंगजेब, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। तो आंसर आगे व्याख्या देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी का अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने, तथा मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने निर्माण करवाया था, ठीक है। 33वां प्रश्न है, मुगल काल में मौलिम क्या था? तो मौलिम देखते हैं, इसमें स्टार दिया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ किया है आयोग ने। तो व्याख्या कि भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी उत्तर के कुछ निकट है किंतु सटीक उत्तर नहीं। मौलिम जहाज का कर्मचारी है, न कि एक जहाज, ठीक है। 34वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो ये थे व्यापारी। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है। वाणिज्य का अर्थ व्यापार, उसके वणा वणिक अर्थात व्यापारी, बनिया, ठीक है। व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाती रही है, जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामानों को बैलों के पीठ पर लादकर उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना एवं उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, आगे देखते हैं। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, या जरीब एक प्रकार का कर, तो ये डी आंसर हो जाएगा। जरीब सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था, और मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। जरीब किस लिए प्रयोग होती थी? जरीब प्रयुक्त होती थी, जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि डी सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, जरीब एक प्रकार की भूमि माप हेतु प्रयुक्त होती थी, ठीक है। वहाँ पे लिखा एक प्रकार का कर है, तो वो गलत हो जाएगा। आप लोगों को ये नोट डाउन कर लेना है कि जरीब क्या था? तो जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होता था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगलकालीन साहित्य तथा मुगल काल से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिख संप्रदाय, मराठा राज्य संघ और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।